हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक सीरीज की शुरुआत की गई है जिसमें बीपीएससी के माध्यम से आयोजित करवाने वाली जो बिहार शिक्षक की परीक्षा है उसकी समग्र तैयारी करवाई जा रही है। इसी संदर्भ में जो है इसमें एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें आप लोगों को प्रतिदिन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक सेट दिया जाता है और उसका अभ्यास करवाया जाता है। जिस प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना एग्जामिनेशन में प्रबल रहती है, तो आप जो है इस सेट को लगाते रहें, अपना असेसमेंट करते रहें और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर पड़ रहा है उसकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज दूसरे टेस्ट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस का अवतार मानते थे? ऑप्शन है ए सिंहबोगा, बी धरती आबा, सी मागो मनकी और डी वीर सिंह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी धरती आबा। तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती आबा का अवतार मानते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी? गोल्डन लीग। कौन से आंदोलन में? बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन। जो 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय में जो स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई थी उसी के तहत जो है गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? पूछ रहा है। ऑप्शन है ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी रांची और डी देवघर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी देवघर। तो गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? देवघर में हुई थी। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन है ए द इंडियन नेशन, बी द बिहार हेराल्ड, सी द मिरर और डी हिंदू पैट्रियट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी द बिहार हेराल्ड। तो पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सी थी? बिहार हेराल्ड थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 4 नंबर। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए संत रविदास, बी महात्मा गांधी, सी जगजीवन राम और डी कर्पूरी ठाकुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी जगजीवन राम। तो इस बिहार में जो है 1928 में रविदास सभा का आयोजन किसने किया था? जगजीवन राम ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? ऑप्शन है ए बट्टा, बी जजिया, सी तवान और डी नजराना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा तवान। तो नील की खेती से अगर छूट जाते थे किसान तो उनको क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, वो तवान के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 1835 ईस्वी में बिहार का पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ऑप्शन है ए मुजफ्फरपुर, बी दरभंगा, सी पटना, डी रांची। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी पटना। तो आप लोगों को पता है कि 1835 ईस्वी में मैकाले कोड लाया गया था जिसमें शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बताई गई थी और एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि उच्च वर्गों को शिक्षित करने के बाद जो है निम्न वर्ग के लोग खुद ब खुद अपने आप शिक्षित हो जाएंगे और इसी के तहत देश के विभिन्न जिलों में जो है विभिन्न राज्यों में जिला स्कूल की स्थापना की गई और उसमें पटना में जो है पहला जिला स्कूल बिहार में खोला गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है ए भाखड़ा कुंड, बी हथनी कुंड बराज, सी हरिके बराज और डी रंजीत सागर बांध। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी हरिके बराज। तो थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ है? हरिके बराज से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? नहीं उगते हैं। ठीक है। परीक्षा में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि वो नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। जल्दबाजी में क्वेश्चन हल नहीं करना है, पर्याप्त समय आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में हल करने के लिए। तो आप पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है। यहाँ आपसे नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या होगा? इसमें क्या क्या ऑप्शन है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी अंडमान द्वीप और डी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए पूर्वी घाट। तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी किसकी सहायक नदी है? ठीक है। इसका ऑप्शन है ए महानदी नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी और डी दामोदर नदी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी, बी गोदावरी नदी। तो दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? ए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, बी ITCZ का खिसकना, सी तिब्बती उच्च और डी ला निना।
और ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ई, मतलब इनमें से एक से अधिक जो है कारण जो है वो भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का जो है ITCZ का भी खिसकना है, लानिना भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए मैतेई, बी मिश्मी, सी कुकी और डी अपातानीस। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए मैती। तो मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोग हैं उनको क्या कहलाता है? मैती कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, मतलब SC और ST के जनसंख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, SC और ST के जनसंख्या के बारे में। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश और मिजोरम, बी पश्चिम बंगाल और नागालैंड, सी पंजाब और लक्षद्वीप, डी बिहार और मेघालय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी पंजाब और लक्षद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? ऑप्शन है ए जवाहर सुरंग के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है ए बारालाचा दर्रा, बी बनिहाल दर्रा, सी चांगला दर्रा और डी खरदुलंगा दर्रा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी बनिहाल दर्रा। तो जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? बनिहाल दर्रे के नज़दीक स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? फिर यहाँ पे प्रश्न आप ध्यान देखें दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान सबसे ज़्यादा इसी को ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में गलत होने की संभावना इसी से रहती है कि आप है देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स के अंतर्गत आता है। फिर एग्जामिनेशन के बाद आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने परीक्षा में प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, जिस कारण से जो है आते हुए प्रश्न हमारे गलत हो गए। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो प्रश्न ये है, इसका ऑप्शन क्या है? ए गंगा सोन विभाजन, बी अंग का मैदान, सी मगध का मैदान और डी मिथिला का मैदान। तो आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता। आप देखेंगे, अगर जैसे मैंने बिहार का मैप भी पढ़ाया है, पिछला वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बाइफर्केशन है, तो आप देखेंगे कि जो मिथिला का मैदान है वो क्या होता है कि उत्तरी भाग में अवस्थित है और जो झारखंड के साथ जो सीमा साझा करता है वो बिहार का दक्षिणी बिहार का हिस्सा है। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी जानते हैं, अगर बिहार का मैप जो है आपके माइंड में है, तो आप इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में होते। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बिहार के मैप को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाएंगे कि उत्तर में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन जिला है, पश्चिम में कौन जिला है, झारखंड से कौन जिला जो है सीमा साझा करता है, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगते हैं, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो आपके जो है नेपाल से सारा जो है सीमा साझा करता है, अपना सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला नेपाल का कौन सा जिला है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसको मैप के माध्यम से आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, इसको आप बार बार मेरे वीडियो जो है डाला हुआ है टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे, आप जाके उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए दिया, बी डहर, सी देवरा और डी दायरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए दिया। ठीक है, तो गंगा नदी का जो दियारा भूमि है उसका नामकरण किससे संबंध है? दिया से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु भौगोलिक संकेत के रूप में जो है पंजीकृत नहीं है? ऑप्शन है आपका ए जर्दालू आम, बी मूंगा रेशम, सी कटनी धान और डी मगही पान। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है बी मूंगा रेशम। तो मूंगा रेशम जो क्या है वो GI टैग उसको नहीं मिला हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि हाल ही में मुजफ्फरपुर के शाही लीची को GI टैग प्रदान किया गया है। तो बिहार के जितने भी उत्पाद हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया है उसको जो है आप अच्छे तरीके से देख के रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए हजारीबाग पठार, बी पलामू पठार, सी मालवा पठार और डी अमरकंटक का पहाड़। तो आपको पता है कि सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? ऑप्शन है ए 3 महीना, बी 15 दिन, सी 6 महीने और डी 1 साल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 6 महीने। तो प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा जो है कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? 6 महीने के लिए की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश के, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री,
सी उपराष्ट्रपति और डी उपराज्यपाल, जिसको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि दिल्ली के अगर आप दिल्ली का चर्चा करेंगे तो एलजी जो है बहुत विवाद की स्थिति में रहता है ये उपनाम, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी उपराज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी वित्त आयोग, सी नीति आयोग और डी नियंत्रक एवं महालेखाक परीक्षक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो कैग के द्वारा जो है संसद का व्यय वो नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका, क्या पूछ रहा है? जनहित याचिका। ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी सोवियत गणराज्य, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिकी गणराज्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाए दोस्तों? डी अमेरिकी गणराज्य। तो जनहित याचिका जो है, जिसको आप जो है PIL भी बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो कहाँ से, इसकी धारणा कहाँ से उत्पन्न हुई थी? तो अमेरिकी गणराज्य से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है? ठीक है, ऑप्शन है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण लेख और डी अधिकार परीक्षा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी अधिकार परीक्षा। ठीक है, यहाँ स्पष्ट भी हो रहा है इससे कि अगर कोई व्यक्ति अवैध हिरासत में जाता है तो कौन सी रिट उसके साथ लागू हो सकती है? तो डी अधिकार परीक्षा हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक वर्ष में कितनी आर्थिक निधि की समीक्षा करती है? ऑप्शन है ए द्विमासिक, बी तिमाही, सी अर्धवार्षिक और डी वार्षिक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा द्विवार्षिक। तो रिजर्व बैंक इंडिया जो है एक वर्ष में आर्थिक नीति की समीक्षा द्विवार्षिक आधार पर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में प्रयोग करती है? ऑप्शन है ए WPI, बी GDP, सी CPI संयुक्त और डी CPI औद्योगिक कर्मी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी CPI संयुक्त। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में किसका प्रयोग करती है? CPI संयुक्त का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए धन का औसत व्यय, बी रेपो रेट, सी धन का सीमांत व्यय और डी मुद्रास्फीति दर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी धन का सीमांत व्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए ब्याज दर, बी मूल्य स्तर, सी रोजगार, डी उत्पादन और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपसे क्या पूछ रहा है? आर्थिक आपूर्ति की रकम, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, इस तरह का अगर प्रश्न कोई रहे BPSC में संभावना है कि आप लोगों की ई ऑप्शन दे जिसमें कि एक से अधिक और एक से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं रहे, तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह के ई ऑप्शन वाले प्रश्न को हल करने में कि उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो टैली कर रहा है कि नहीं या मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे आपसे पूछ दिए कि बिहार प्राचीन काल में बिहार की राजधानी निम्न में से कौन सी थी, तो उसमें मगध का भी नाम देगा आपको, राजगृह का भी नाम देगा, पाटलिपुत्रा का भी नाम देगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने का उसका जो क्रम है या क्वेश्चन पूछने का जो उसकी मंशा है वो यही है कि विद्यार्थी इसको पकड़ सके। ठीक है, हर प्रश्न में उसका उत्तर निहित होता है। तो आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न में जो ई ऑप्शन आएगा उसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अनैतिक अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? ऑप्शन है ए उत्पादन, बी उपभोग, सी आयात और डी निर्यात। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी निर्यात। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? क्या पूछ रहा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी दीनदयाल उपाध्याय और डी BR अम्बेडकर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आप लोगों को पता है कि गुजरात के केवड़िया में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है, जिसका संबंध किससे है? वल्लभ भाई पटेल से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आयुष्मान भारत दिवस घोषित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है ए दशहरा, बी धनतेरस, सी दीपावली और डी रामनवमी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी धनतेरस। तो धनतेरस को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है?
किसका पूछ रहा है आपका? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का, ठीक है, जिसका नाम बदल के तो क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण स्टेशन, बी राम मनोहर लोहिया स्टेशन, सी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन और डी सरदार पटेल स्टेशन। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, ठीक है। अगला प्रश्न पूछता है किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी बल का और डी संवेग का। आपसे क्या पूछ रहा है? किलोवाट घंटा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ए कोयला, बी यूरेनियम, सी रेडियम और डी डीजल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यूरेनियम। तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, एमआरआई मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? किसमें? एमआरआई मशीन में, ठीक है। ऑप्शन है ए ध्वनि तरंग, बी एक्सरे, सी पराध्वनिक तरंग और डी चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी एक्स किरण। तो एमआरआई मशीन में जो है वो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेज़र लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए एक्साइमर लेज़र, बी ड्राई लेज़र, सी अर्धचालक लेज़र और डी गैस लेज़र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 34 नंबर का सी अर्धचालक लेज़र। तो लेज़र प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है? तो अर्धचालक लेज़र का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं लेंस की शक्ति मापी जाती है। ऑप्शन है ए वाट में, बी ल्यूमेन में, सी डायोप्टर में और डी कैंडेला में। क्या पूछ रहा है आपसे? लेंस की शक्ति। तो लेंस की शक्ति किस में मानी जाती है? डायोप्टर में, ठीक है। अगला प्रश्न है फर्मी किसका मात्रक है? ऑप्शन है ए द्रव्यमान का, बी लंबाई का, सी वेग का और डी समय का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा लंबाई का। तो फर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन किसका प्रयोग करती है? ऑप्शन है ए एक्स किरण, बी पराध्वनिक किरण, सी रेडियो तरंगे और डी अवरक्त तरंगे, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए एक्स किरण, ठीक है। तो जो सीटी स्कैन होता है उसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है महावीर का जन्मस्थल जो है वो क्या था? ऑप्शन है ए कौशाम्बी, बी कुंडग्राम, सी सारनाथ और डी प्रयागराज, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 नंबर का हो जाएगा कुंडग्राम। तो वैशाली के कुंडग्राम में जो है महावीर का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु परिनिर्वाण कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर के जो है पावापुरी में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है ए महामाया, बी प्रभावती, सी शकुंतला और डी राजश्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए महामाया। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम महामाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्रा किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है ए काशी, बी कुशल, सी अंग और डी मगध। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 41 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी मगध। तो पाटलिपुत्र किस वंश की राजधानी थी? वो मगध की राजधानी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, अवंती राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्रा, बी कौशाम्बी, सी उज्जैन और डी गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवंती किसकी राजधानी थी? उज्जैन की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 42, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त और डी हर्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य अथवा चाणक्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जो हैं प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला ऑप्शन है अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है ए काशी, बी कौशाम्बी, सी कलिंग और डी अंग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी कलिंग। तो 261 ईस्वी में जो है ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था और वहाँ जो है जीतने के पश्चात उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और 13वें शिलालेख में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो आप ये दोनों चीज़ को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कनिष्क और डी हर्ष, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी कनिष्क, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है किसके द्वारा बुलाई गई थी? कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछता है आपसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किस साम्राज्य के शासक थे? ऑप्शन है ए मौर्य वंश,
बी गुप्त वंश, सी वर्धन वंश और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी गुप्त वंश। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो किस साम्राज्य के शासक थे? गुप्त वंश के थे। अगला प्रश्न है मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्र जो है उनमें चंद्र जो लिखित है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य से, बी चंद्रगुप्त से, सी चंद्रगुप्त द्वितीय से और डी चंद्रवरदाई से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 46 का सी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जो गुप्त वंश के शासक थे, मेहरौली का लौह स्तंभ जो आज भी जो है कुतुब मीनार में अवस्थित है, आप जाके देख सकते हैं, उस पर चंद्र जो है उल्लेखित है। तो चंद्र वो किससे संबंधित था? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन है ए जनजातीय सिक्के, बी आहत सिक्के, सी नागा सिक्के और डी कुषाण सिक्के। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के कहलाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का आईपीएल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी गुजरात, सी चेन्नई और डी बेंगलोर। तो इसका उत्तर आप सब लोगों को पता है दोस्तों। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सी चेन्नई। तो वर्ष 2023 का आईपीएल खिताब किसने जीता है? चेन्नई ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 245, बी 243, सी 248 और डी 545। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 243। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। और आपसे पूछे कि बिहार विधान परिषद में कितने कुल सदस्य हैं, तो 75 हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था? ऑप्शन है 15 नवंबर 1912, 14 फरवरी 1940, 1 अप्रैल 1936 और 1 जनवरी 1947। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी 1 अप्रैल 1936। आप लोगों को पता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार को जो है बंगाल प्रांत से अलग करके एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था, परंतु उड़ीसा उसी में समाहित था। तो उड़ीसा को जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर दिया गया। और चूंकि बिहार बंगाल से अलग होकर बिहार जो है अपना प्रांत बना था अकेला, इसलिए जो है 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस जो है मनाई जाती है। ठीक है। और इस वर्ष जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो 7 निश्चय 2 योजना का जो है पार्ट है, उसको जो है थीम रखा गया है। तो इस वर्ष जो बिहार की जो हुई थी बिहार दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो इस प्रकार हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट देखा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और अपनी निरंतरता बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।